हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। द नोबल नेचर जो बेन जॉनसन की जो पोइम है, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उस पोइम का एक्सप्लेनेशन और उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताया था। आज इस वीडियो में हम द नोबल नेचर जो पोइम है उसके सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो सभी क्वेश्चन उनके आंसर सहित मैं आज आपको समझाऊंगा। इस पोइम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखिए, हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पोइट्री वाला पोर्शन है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो आपको पेपर में स्टेंजा पूछा जाएगा। उस स्टेंजा के नीचे 4 क्वेश्चन होंगे और आप ने किसी पोइम को कितना कॉम्प्रिहेंस किया है उसके आधार पर उस संबंधित स्टेंजा में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको आपके उत्तर देने होते हैं। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट जो होता है वो आपकी जो टोटल पोइट्री है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उनमें से एनी 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए इस पोइम के अंदर जो ये हमारी आज की जो पोइम है द नोबल नेचर, उस पोइम में कितने महत्वपूर्ण पर्सन बन सकते हैं, संभावित जितने भी पर्सन बनते हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको सभी वो पर्सन समझाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पोइम फर्स्ट द नोबल नेचर बेन जॉनसन। इस पोइम के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द पोइम द नोबल नेचर। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेंजा में से जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें प्राय ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोइम। तो उस टाइम नोबल नेचर जनरली हम याद रख लेते हैं, लेकिन इस पोइम का पूरा नाम है द नोबल नेचर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द पोइट। तो आप जानते हैं बेन जॉनसन। राइम स्कीम ऑफ द पोइम। तो ये जो द नोबल नेचर पोइम है इसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी डी डी ए ए। राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है ये मैंने इसी पोइम का जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है उसमें डाल रखा है, आप उसको ध्यान से देखें। उसके बाद में एक चीज़ होती है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो इस पोइम में 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं पोइट ने। फर्स्ट है, आप इस पोइम की पहली लाइन देखना, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो इसमें लाइक शब्द की वजह से लाइक से इसकी तुलना की गई है। ग्रोइंग लाइक ए ट्री यानी पेड़ की तरह बढ़ रहा है। तो इसमें लाइक शब्द की वजह से इसमें उपमा अलंकार है और उपमा को इंग्लिश में सिमली कहते हैं, याद रखना, सिमली। इसी प्रकार इसी पोइम का जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है इस पोइम की एक लाइन है, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। तो इसमें फ्लावर ऑफ लाइट कह दो चाहे द प्लांट ऑफ लाइट कह दो, इसमें रूपक अलंकार है। रूपक का मतलब होता है मेटाफर। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये जो फिगर ऑफ स्पीच जो टॉपिक है, कौन कौन से अलंकार मोस्टली यूज होते हैं इंग्लिश में और वैसे विशेष रूप से आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, तो उन सभी के लिए मैं अलग से एक वीडियो जारी कर दूंगा, तो आप उस वीडियो में आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड मीनिंग। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इस पोइट्री के, कई बार स्टेंजा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है
आपने जनरली देखा होगा कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन, जैसे इसमें से पूछ लिया जाए फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन विदाउट लीव्स, तो विदाउट लीव्स का आप स्टेंजा में से क्या वर्ड लिखेंगे? बाल्ड। इसी प्रकार अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन रेशियो, तो आप क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शंस। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। बल्क, बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी या बिग इन साइज, यानी बड़ा आकार में बड़ा। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है विदाउट लीव्स यानी बिना पत्तियों का। सियर, सियर का मतलब होता है विदर्ड, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ, मूर्छित। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो यानी अनुपात मान लीजिए, आकार मान लीजिए। मेजर, मेजर यानी स्पेन, पीरियड यानी समय अवधि किसी चीज की। और फेरर, ये फेयर से बना है, फेयर मन सुंदर होता ही है, और फेरर मीन्स मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा सुंदर। तो ये इसके इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम द नेचर? बेन जॉनसन ने प्रकृति से कौन से सिंबल यानी प्रतीक लिए हैं? तो इसका आंसर है एन ओक एंड ए लिली। बेन जॉनसन ने इस पोइम में अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए ओक का पेड़ और एक लिली का फूल प्रकृति से लिया है। हाउ मेनी ईयर्स डज एन ओक लिव? एक ओक कितने वर्ष तक जिंदा रहता है? तो आंसर देखिएगा, एन ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स, यानी ओक है वो 300 साल तक जिंदा रहता है। ये लाइन पोइम में दे रखी है, तो आप वहां से आराम से इसको देख सकते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम किसी भी क्वेश्चन का चाहे आंसर लिखे, पोइट्री से बाहर नहीं जाएंगे। पोइम के अंदर जो हमें बताया गया वही हमारे आंसर का आधार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। एक जो ओक होता है उसकी जो क्वालिटीज होती है, उसके जो गुण होते हैं, उनको हमें मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द पोइट्री, अकॉर्डिंग टू द पोइम, अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो देखिएगा, ओक जो पेड़ है, हमने जो पोइम में पढ़ा है उसके आधार पर ओक पेड़ की जो जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एन ओक इज अ बिग ट्री, ओक एक बड़ा पेड़ है। इट हैज़ ए लॉन्ग लाइफ स्पेन, इसका जीवन काल लंबा होता है। एन ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स, एक ओक है वो 300 साल तक जिंदा रहता है। ये देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है, ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स, एक ओक जो है वो 300 साल तक जिंदा रहता है। इट हैज़ ए लॉन्ग बट मीनिंगलेस लाइफ, इसका जीवन लंबा होता है लेकिन मीनिंगलेस होता है, कोई अर्थ नहीं होता, बेकार जीवन होता है। क्यों बेकार होता है? एट लास्ट इट फॉल्स लाइक ए लॉग, क्योंकि अंत में ये एक लट्ठे की तरह गिर जाता है। इट इज़ ड्राई, ये सूखा होता है। विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के होता है। एंड विदर्ड, मर मुरझाया होता है। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, अपने जीवन काल के अंत में ये पेड़ सूखा होता है, बिना पत्तियों के होता है और मुरझाया होता है। तो 300 साल जिंदा रहने के बावजूद भी ओक का पेड़ किसी काम का नहीं होता है। तो इस ओक के पेड़ से हमने क्या क्वालिटी जानी? द लॉन्ग लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली, कि जो लिली का पौधा है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज है? तो इसमें आंसर में लिखा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ए लिली इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लिली एक सुंदर फूल है। इट ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई, ये मई के महीने में खिलती है। ए लिली लिव्स ओनली फॉर 1 डे, लिली का फूल केवल एक दिन जिंदा रहता है। बट इट गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन, लेकिन ये प्रत्येक को हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। बाय इट्स ब्यूटी, अपनी
सुंदरता से। इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ये मीनिंगफुल लाइफ का प्रतीक है, सिंबल है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा ओक का पेड़ मीनिंगलेस है, तो इन कॉन्ट्रास्ट वी कैन से दैट लिली हैज ए मीनिंगफुल लाइफ एंड ऑन द अदर हैंड ओक हैज ए मीनिंगलेस लाइफ। आगे देखिएगा, द पोइट कॉल्स इट द फ्लावर ऑफ लाइट। जो कवि है वो लिली के फूल को क्या नाम देता है? द फ्लावर ऑफ लाइट। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, द फ्लावर ऑफ लाइट। अब देखिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया गया, व्हाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट? जॉनसन लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं? तो आंसर देखिएगा बहुत ही ध्यान से। जॉनसन कॉल्स द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। जॉनसन लिली को फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट ब्लूम्स इन द लाइट ऑफ द डे, ये दिन की रोशनी में खिलता है। एज द डे एंड्स, जैसे दिन खत्म होता है, इट्स लाइफ कम्स टू एन एंड, इसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। आपने सुना होगा लिली लिव्स ओनली फॉर वन डे, तो ये सुबह से शाम तक ही जिंदा रहता है। तो जो लाइट शब्द है, लाइट शब्द का मतलब होता है रोशनी, और ये दिन में ही खिलता है, इसके हो सकता है कवि ने इसलिए इसको नाम दे दिया द फ्लावर ऑफ लाइट। दूसरा और कारण हो सकता है, लाइट मीन्स हैप्पीनेस, लाइट का एक मतलब होता है हैप्पीनेस, एंड द लिली गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन बाय इट्स ब्यूटी, और लिली अपनी सुंदरता से प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान करती है? हैप्पीनेस, इसलिए भी इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच मंथ डज ए लिली ब्लूम? किस महीने में लिली खिलता है? आंसर है ए लिली ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ द मई। लिली मई के महीने में खिलता है। तो याद रखने वाली बात है, हाउ डज ए लिली इम्प्रेस अस? लिली हमें कैसे इम्प्रेस करता है? ए लिली इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी, यह हमें अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइट्री। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट? मानव जीवन परफेक्ट कैसे बन सकता है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मानव जीवन पूर्ण बन सकता है बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, अच्छे और महान कार्य। DEEDS, डीड का मतलब होता है कार्य, यहाँ पर आप वर्क भी लिख सकते हो, बाय डूइंग गुड एंड नोबल वर्क, डीड। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पोइट्री की लास्ट जो 2 लाइन है पोएम की, वहाँ से ये पूछा गया है। हाउ इज द लिली बेटर देन एन ओक? अब एक तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि आप बताइए कि लिली है वो ओक से बेटर कैसे है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें यही ध्यान रखना है कि हमें लिली और ओक दोनों जो है उनकी दोनों की विशेषता बतानी है, और जब दोनों की विशेषता बताएंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि बेटर कौन है। जैसे लिखा है, एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, ओक का पेड़ 300 साल जिंदा रहता है, एंड इट इज़ वेरी बिग इन साइज, ये साइज में बहुत बड़ा है, इन द एंड इट्स फॉल लाइक ए लॉग, अंत में ये लट्ठे की तरह गिर जाता है, ड्राई मन सूखा होता है, लीफलेस, जिसको हम ऊपर बाल्ड बोल रहे थे ना, विदाउट लीव्स, उसका एक मीनिंग है लीफलेस, ये ड्राई होता है, लीफलेस होता है, एंड विदर्ड होता है, यानी मुरझाया हुआ होता है। लीफलेस का मतलब बिना पत्तियों के होता है। तो ये सारी किसकी विशेषता हो बताई हमने? ओक के पेड़ की। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ए लिली फ्लावर लिव्स ओनली फॉर ए डे, लिली का फ्लावर केवल एक दिन जिंदा रहता है, बट गिव्स, लेकिन देता है, जॉय एंड डिलाइट, जॉय माने खुशियाँ, डिलाइट मन भी खुशी, एवरीवन, सबको देता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिली फ्लावर इज फार बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी है,
देन एन ओक ट्री, एक ओक के पेड़ के। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम, क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज लिसन attentively. What is the message, theme, central idea of this poem? इस पोएम का मैसेज क्या है, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए, आंसर यही होगा। अगर मैसेज पूछे तो आप स्टार्ट कर देना द मैसेज ऑफ दिस पोएम, अगर थीम पूछे तो द थीम ऑफ दिस पोएम, अगर सेंट्रल आइडिया पूछे तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। जैसे इसमें लिखा हुआ है द मैसेज ऑब्लिक थीम ऑब्लिक सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट, क्या है? आगे यहाँ से उत्तर शुरू होता है दैट से। यहाँ लिखा है ए ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, मानव जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ, स्पेन एंड बिग साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट, लंबा जीवन और बड़ा आकार महत्वपूर्ण नहीं है। The poem underlines the importance of noble nature and noble deeds in human life. मैं आपका स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, ये देखिए आप लाइन ध्यान से देख सकते हैं। लिखा है The poem underlines the importance of noble nature and noble deeds in human life. लाइन को ध्यान से सुनना। The poem underlines, ये कविता रेखांकित करती है, अंडरलाइन करती है, मतलब जोर देकर बताती है किस बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर, यानी महान गुणों का महत्व, एंड नोबल डीड्स मन महान कार्यों का महत्व इन ह्यूमन लाइफ मन मानव जीवन में। ये कविता मानव जीवन में नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स का इम्पोर्टेंस बताती है। आगे लिखा हुआ है A man is small in size and with a short life span. एक आदमी जो स्मॉल इन साइज है, आकार में छोटा है और जिसका जीवन काल भी छोटा है, कैन ऑल्सो बी ग्रेट, वो भी महान बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एन ओक ट्री लिव्स लॉन्ग, ओक का पेड़ लंबे समय तक जीता है, बट यूजलेस लाइफ, लेकिन उसका जीवन बेकार होता है। वाइल ए लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे, जबकि लिली केवल एक दिन जिंदा रहता है, बट गिव्स हैप्पीनेस टू एवरीवन बाय इट्स ब्यूटी, लेकिन प्रत्येक को अपनी सुंदरता से खुशियां प्रदान करता है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी ने इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सुने, समझे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस रेनबो बुक की जो सेकंड पोएम है बॉयज सॉन्ग, उसके साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद में जो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि 12th 10th या 11th क्लास के इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।